जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर स्टडी करेंगे। 16 चैप्टर है हमारा इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट्स। तो देखिए, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स पैदा हुई थी, अलग अलग बनी थी, उनके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए जी, अपना इंडिया के मैप पे इसमें देखिए आप देख सकते हो कि कितने तरह की पावर जो डिस्कस करेंगे। देखिए सिक्स है इस साइड, यहाँ राजपूत से, यहाँ अवध में, और अभी बंगाल एरिया, मेन मराठा एरिया है, हैदराबाद, इनकी बात करेंगे। ये इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे ये इमर्ज हुई थी उस समय। मराठा जो मैसूर है, तो इनकी बात करेंगे इस चैप्टर में। तो ये शुरू करते चैप्टर को। मुगल एम्पायर हैड नीटेड द होल कंट्री इनटू वन सिंगल यूनिट। देखिए, जब मुगल एम्पायर था, मुगलों का राज था, उस समय क्या था, देखिए सारा की सारी जो हमारी कंट्री थी वो एक थी, यूनिटी में थी, एक थी, साम्राज्य सारा एक था। लेकिन द डेथ ऑफ द एम्पायर औरंगजेब लेड टू स्टडी डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। लेकिन जैसे देखिए औरंगजेब की डेथ हुई, उसके बाद जो मुगल एम्पायर था लगातार स्टेडली लगातार पतन की तरफ, गिरावट की तरफ जाता रहा। ग्रेजुअली इट लॉस्ट इट्स ग्लोरी एंड द एम्पायर बिकेम लिमिटेड टू ओनली फ्यू स्क्वायर किलोमीटर अराउंड द दिल्ली। तो देखिए, ग्रेजुअली मीन आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी जो ग्लोरी मीन प्रसिद्धि खो दी, और जो इनका राजपाट था वो लिमिटेड हो गया कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स तक, बल्कि बहुत छोटे एरिया तक रह गया दिल्ली के आसपास। इन 1803 1803 में ब्रिटिश आर्मी ऑक्युपाइड दिल्ली। ब्रिटिश आर्मी ने क्या था, दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। एंड द मुगल एम्पायर बिकेम ए मेयर पेंशनर। और जो मुगल का जो राजा था, जो शासक था, वो जस्ट एक पेंशनर रह गया, जिसको पेंशन देते थे अपने जो ब्रिटिश वाले। द बार्ज ऑफ सक्सेशन हैड बिकम ए ट्रेडिशन अमंग द मुगल्स। तो देखिए, मुगलों के बीच में क्या था भी, किसके बाद कौन राजगद्दी पर बैठेगा, ये एक ट्रेडिशन बन गया था। एक दूसरे में लड़ाई रहती थी इस बारे में इनकी। दिस डिटीरिएटेड द पोलिटिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एम्पायर। तो इसी कारण जो पोलिटिकल में राजनीतिक व्यवस्था थी और फाइनेंशियल जो पैसे की जो कंडीशन थी वो मुगल एम्पायर की खराब हो गई थी। मैनी लोकल एंड रीजनल फोर्सेज स्टार्ट इमर्जिंग इन इंडिया। और इसके कारण कई लोकल और कोई रीजनल में क्षेत्रीय जो फोर्सेस थे, जो लोग थे, जो राजा थे, वो खड़े होने शुरू हो गए, इमर्ज होने शुरू हो गए। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में, ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सेमी इंडिपेंडेंट पावर्स केम टू द फ्रंट लाइक। तो देखिए, 18वीं सदी तक बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ, मीन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट मीन आज़ाद पावर्स, जस्ट सेमी इंडिपेंडेंट ठीक ठीक सी जो कुछ हद तक आज़ाद थी, ऐसी ताकतें अपनी होद में आई, प्रेजेंस में आई। जैसे कि बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है, मैसूर है, मराठा किंगडम्स है, जैसे कि मैप पे दिखा रखा है। तो ब्रिटिश हैड टू ओवरकम दीज पावर्स टू एस्टैब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया। तो देखिए, ब्रिटिश को क्या था, इनको पावर्स को दबाना था, ओवरकम करना था, ताकि वो अपना जो रूल है, एम्पायर है, जो साम्राज्य है, वो इंडिया में खड़ा कर सके। सम ऑफ दीज स्टेट्स हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग वे ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस फ्रॉम द मुगल एम्पायर। देखिए, जो जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी थी, इनमें से कुछ एग्जिस्टेंस में, मीन होद में इस तरह आई थी, प्रेजेंस में इस तरह आई थी, क्योंकि वो ब्रेक हो गई थी, टूट गई थी। कहाँ से? मुगल एम्पायर से। सम अदर स्टेट्स केम इनटू द पावर बिकॉज ऑफ द रिवोल्ट्स बाय द लोकल चीफ्स एंड जिम्मेदार्स। लेकिन कुछ स्टेट्स इसलिए बनी थी क्योंकि वो वहाँ के जिम्मेदार थे, या जो उनके मुखिया थे, उनके विद्रोह द्वारा। कि जैसे कि आपको पता थे, राजा जिम्मेदार रखते थे, अपने चीफ रखते थे, जो एक समय ऐसा होता था, इतने पावरफुल हो जाते थे, राजे के खिलाफ ही विद्रोह कर देते थे। बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट एबल टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्टेट्स। लेकिन वो देखिए, राजा तो बन जाते थे, चीफ हो गए, जिम्मेदार हो गए, अपने एरिया के राजा, अपने एरिया के मुखी बन जाते थे, लेकिन वो इतने लायक नहीं होते थे, एबल नहीं होते थे कि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन मीन अपनी स्टेट्स की जो पैसे की कंडीशन उसको ठीक कर सकते। तो देखिए, बात करते इसी में पहले बंगाल की। तो मुर्शिद कुली खान टुक एडवांटेज ऑफ द वीक सेंट्रल अथॉरिटी एंड टुक ओवर टू द कंट्रोल ऑफ बंगाल वेर ही हैड बीन अपॉइंटेड एज सूबेदार एंड दीवान। तो देखिए, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है आपको, बंगाल में मुर्शिद कुली खान जो था, उसने इस बात का फायदा हुआ, एडवांटेज उठाई कि वो जो सिस्टम है सेंट्रल, मीन जो राजा का मुगल सिस्टम है, वो सेंट्रल सिस्टम स्लो है, मीन की काफ़ी कमज़ोर है, पूरे पूरे इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो उसने क्या कर लिया, बंगाल का जो कंट्रोल था उसको अपने अंडर ले लिया, जो कि पहले सूबेदार अपॉइंट किया गया था मुगल द्वारा, जो कि दीवान। ही बिकेम द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस बंगाल ओनली। उस वो सिर्फ क्या है, बंगाल का ही गवर्नर बन गया इन 1770 सी में। और इस्टेब्लिश किया उसने इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस देयर। उसने अंदरूनी मीन्स अंदर लोगों में भी, और बाहर एक्सटर्नल मीन्स बाहर से किसी से लड़ाई नहीं की। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का जो शांति से स्थापित कर ली।
ही ऑर्गेनाइज द रेवेन्यू सिस्टम एंड गेव लोन्स टू द पुअर कल्टिवेटर। उसने देखिए जो रेवेन्यू सिस्टम था, पैसा लेने का सिस्टम था लैंड में से, किसानों में से, उसको थोड़ा सा बदल दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। और लोन्स मीन्स छूट दे दी, कुछ हेल्प दे दी पुअर कल्टिवेटर्स मीन जो किसान गरीब थे उनको। ही ग्रांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द हिंदू एंड मुस्लिम इन अपॉइंटमेंट ऑफ द टू द ऑफिशियल हाई ऑफिशियल पोस्ट। तो देखिए जिन पोस्टों पे बड़े बड़े बड़ी पदवियों पे हाई रैंक्स पे लोग रखे जाते थे वहां पर उसने हिंदू और मुस्लिम के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया, इक्वल रखा, बराबर रखा। आफ्टर डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान, उसकी मौत के बाद सुजाउद्दीन जो था, अलीवर्दी था खान था, वो बिकम द नवाब ऑफ द बंगाल, वो बंगाल के नवाब बने। मीन्स कहने का मतलब पहले मुर्शिद कुली खान जो था नवाब, उसके बाद सुजाउद्दीन बना, उसके बाद देखिए अलवादी खान बना, अलीवर्दी खान बना। ऑल थ्री नवाब्स ऑफ द बंगाल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेड। तो इन तभी सभी के तीनों नवाब्स को एक बात का ध्यान था, रियलाइज था कि ट्रेड व्यापार बहुत जरूरी है। एंड थस प्रोवाइडेड ऑल फैसिलिटीज टू द लोकल एंड फॉरेन मर्चेंट्स। इसलिए उन्होंने जितने भी लोकल लोग थे वहाँ के व्यापारी, जब बाहर से व्यापार करने आते थे, उनको फैसिलिटीज में सब सुविधाएं दी। दे बिल्ट रोड्स, उन्होंने सड़कें बनाई, थाने बनाए। And they even forced the official of the East India Company to obey the laws of the land and pay the same custom duty as were paid by the local merchants. उन्होंने देखिए ऐसे सिस्टम भी बनाए उन्होंने, ऑफिशियल जो थे, जो काम करने वाले लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको भी इतना ये फोर्स किया, इतना प्रभावित किया कि वो हमारे रूल रेगुलेशन को माने जो हमारी धरती के हैं, और ऐसा वैसा ही कस्टम ड्यूटी दें, टैक्स दें जैसे कि हमारे लोकल मर्चेंट्स देते थे। तो बात करते देखिए इसमें डिवीजनों में, नवाब्स ऑफ बंगाल वर शॉर्ट साइटेड। देखिए जो नवाब्स थे वो शॉर्ट साइटेड मीन उनको ज़्यादा दूर की नहीं सोचते थे, नज़दीक की सोचते थे। मीन जैसे कि लंबी लंबी सोच रखते थे। एंड फेल टू सी द इंक्रीजिंग थ्रीट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये समझ नहीं सके कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आने वाले समय में एक प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रीट हो सकती है, डर हो सकती है। एज दे वर इग्नोरेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द वेस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी इन अफ्रीका। उनको ये नहीं पता था कि वेस्ट अमेरिका में, अफ्रीका में ये क्या कर रहे थे, उन्होंने कितना नुकसान किया वहाँ के लोगों का, एंड बाकी पार्ट्स एशिया के और साउथ अमेरिका के। मीन उनको पता नहीं था ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपके पास आ रही है ट्रेडिंग के लिए, ये कितनी नुकसानदायक हो सकती है आपके पास में। तो उन्होंने शॉर्ट साइटेड थे, वो थोड़ा इतना दूर कर देखते थे। तो बात करते अवध की, जो बिहार का एरिया है उस साइड की। सद्दत खान लेड द फाउंडेशन ऑफ द किंगडम इन द प्रोविंस ऑफ अवध। तो देखिए सद्दत खान नाम के जो आदमी ने फाउंडेशन रखा था इस चीज़ का, किंगडम का, राजघराने का, राजपाट का, कहाँ पे, प्रोविंस ऑफ अवध के इलाके में। व्हेन द मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह अपॉइंटेड हिम एज अ गवर्नर ऑफ अवध। तो देखिए यहाँ भी वही बात है, मुगल एम्पायर ने मोहम्मद शाह को गवर्नर रखा था अवध का, लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने अंडर कर लिया। ही कंट्रोल्ड द ऑपोजिशन बाय जिमीदार्स एंड रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम टू प्रोटेक्ट द पीसेंट्स फ्रॉम द जिमीदार्स। तो देखिए उसको उसने क्या किया, ऑपोजिशन जो जिमीदार्स का विरोध था उसको दबा दिया, ऑपोजिशन को कंट्रोल कर लिया। और देखिए रेवेन्यू सिस्टम को चेंज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, ताकि वो पीसेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके जिमीदारों से। ही एस्टैब्लिश्ड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज एंड वेल पेड, वेल ट्रेन्ड, वेल आर्मी। तो उसने देखिए एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स राज करने का सिस्टम बना दिया, और अच्छा पे करता था, वेल पेड मीन बढ़िया सैलरी देता था, बढ़िया ट्रेंड बंदे रखे, और वेल आर्मी रखी, बढ़िया अच्छी आर्मी रखी, काबिल। तो सद्दत खान से नेफ्यू जो उसका भतीजा था सफदर जंग सक्सीडेड हिम इन 1739। तो 1739 में सद्दत खान के बाद उसका भतीजा जो सफदर जंग उसकी जगह पे राजा बना या शासक बना। ही आल्सो बिकेम ए वजीर एट द मुगल कोर्ट, वो मुगल कोर्ट में भी वजीर बना। ही स्टैब्लिश्ड पीस विच लेड टू द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द अवध। उसने देखिए शांति रखी आसपास के लोगों के साथ, आसपास के राज्यों के साथ, जिसके कारण डेवलपमेंट ज़्यादा हुई, तरक्की ज़्यादा हुई, वहाँ की खुशहाली हुई वहाँ पे अवध में। इट आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लखनवी कल्चर अराउंड द अवध कोर्ट। तो इससे देखिए लखनवी कल्चर जो था अवध के कोर्ट के आसपास, वो भी कल्चर वहाँ पे ग्रो हुआ। तो बात करते हैं हैदराबाद की। तो स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ इन 1724। तो 1724 में निज़ामुल मुल्क असफ नाम के आदमी ने इसके फाउंडेशन की थी, इसकी नींव पत्थर रखा था। ही वॉज ए पावरफुल नोबल अंडर द मुगल एम्पायर। तो देखिए वो एक अच्छा उनका मुगल एम्पायर का एक विश्वास पात्र था, पावरफुल था, जो कि फरूक सयार का था, मुगल एम्पायर राजा। ही वॉज मेड द वायसरी ऑफ डेक्कन टू सुप्रेस द ओपोजिशन। उसको देखिए वायसरी रखा गया था डेक्कन का, डेक्कन मीन्स गुजरात साइड के एरिया का, मुगलों द्वारा, ताकि सुप्रेस मीन दबा सके किसको, ओपोजिशन को, मीन विद्रोह को। एंड टू एस्टैब्लिश एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, और अच्छा एक प्रशासन रख सके वहाँ पे।
तो इन 1720 CE 1720 में ही बिकेम ए वजीर ऑफ द एम्पायर, वो वजीर बन गया एम्पायर का, किसका, मोहम्मद खान का। ही ट्राई टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन, उसने एडमिनिस्ट्रेशन में राज करने के जो तरीके थे उनको इम्प्रूव किया, कोशिश की। वट वॉज डिसगस्टेड विद द करप्शन एंड फिकल माइंडनेस ऑफ द एम्पायर, लेकिन उसको ये उसको अंजाम लगाया गया कि वो करप्शन लेता है, वो रिश्वत लेता है, और फिकल माइंडलेस मीन्स एम्पायर की इतनी सोच नहीं थी कि उसकी बातों को समझ सकता। तो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू डेक्कन, वो इसलिए डेक्कन दोबारा चला गया और ले फाउंडेशन ऑफ द हैदराबाद स्टेट। तो इसी कारण उसने हैदराबाद जो स्टेट थी उसकी फाउंडेशन रखी, बट नेवर ओपनली डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल एम्पायर। लेकिन देखिए इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट में आज़ाद नहीं हुआ मुगल एम्पायर से, तो मीन सेल्फ इंडिपेंडेंट था, सॉरी सेमी इंडिपेंडेंट था, अधूरा था, पूरा नहीं था इंडिपेंडेंट। ही सुप्रेस्ड द रिवोल्ट्स ऑफ जिमीदार्स, उन्हें जिमीदार के जितने विद्रोह थे उनको दबाया। एंड पुट एन एंड टू द करप्शन इन द रेवेन्यू सिस्टम, और रेवेन्यू सिस्टम में जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम था उसमें जितनी भी रिश्वतखोरी होती थी उसको बंद किया। वट आफ्टर इज डेथ, उसकी मौत के बाद 1748 में डिस्टर्बेंस स्टार्टेड इन द हैदराबाद अगेन, हैदराबाद में दोबारा से हलचल मचनी शुरू हो गई, विद्रोह शुरू हो गए। तो स्टेट्स ऑफ बंगाल ऑफ द हैदराबाद नेवर ओपनड असर्ड देयर इंडिपेंडेंस इवर थ्रू दे हैव एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंस किंगडम। तो देखिए बंगाल ने अवध ने हैदराबाद में कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस को दिखाया नहीं, क्योंकि जबकि वो इस्टेब्लिश कर सकते थे। दे कॉन्टिन्यू टू प्लीज द एम्पायर बाय सेंडिंग ट्रिब्यूट्स और बाय हेल्पिंग हिम इन द टाइम ऑफ नीड, वो हमेशा एम्पायर को खुश रखते थे, प्लीज रखते थे, कैसे, उनको कुछ ना कुछ बेटे देके उनकी हेल्प करके जब उनको जरूरत पड़ती थी। वट देयर वर अदर स्टेट्स दैट ओपनली असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल एम्पायर, लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स भी थी जिन्होंने मुगल एम्पायर से अपने आप को आज़ाद कर लिया था। वो कौन सी थी, द सिक्स, मराठाज एंड द राजपूत। तो ये तीन जो आगे किंगडम्स आएंगी ये ऐसी किंगडम्स थी जो मुगल एम्पायर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई थी। जो इनको देखिए बाद में करेंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट के लिए जो लिंक है वो अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में, तो प्लीज़ आप सेकंड लिंक को डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।